Good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. So it's 14th of October 2024. दशहरा खत्म हो गया, फेस्टिवल सीजन बेसिकली नवरात्रि वगैरह सब खत्म हो गई। अब आपको अपनी प्रिपरेशन को और एक डबल स्पीड से पेस अप करना चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल्स तो आते रहेंगे बट एग्जाम्स की डेट्स आगे पीछे शिफ्ट नहीं होंगी, इसलिए अपनी प्रिपरेशन पर फिर से वापस से लग जाइए। शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज के साथ। व्हाट इज वायनाड्स न्यू एक्स बैंड रडार। बेसिकली जुलाई 2024 में हमने देखा जो केरला की वायनाड डिस्ट्रिक्ट है वहां पर लैंडस्लाइड रेनफॉल की वजह से हुई, जिसके वजह से मेजर जन मन धन की हानि देखने को मिली। उसी रिगार्डिंग हमने वहां पर एक नए एक्स बैंड रडार सिस्टम को इंस्टॉल करने की बात की है। समझते हैं ये क्या होता है। एक्स बैंड रडार मतलब क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये एक तरह का डिवाइस है जो कि रेडियो वेव्स का यूज करता है। इसके अंतर्गत दो चीजें रहती है, एक रिसीवर, एक ट्रांसफॉर्मर। जो पहले क्या होता है, जो डिवाइस से पहले रेडियो वेव्स निकलती हैं, एमिट होती हैं, सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो क्लाउड्स हो, फॉग हो या किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो, वो रेडियो वेव्स उससे टकरा के वापस आती है। जो यहाँ पर इस डिवाइस में रिसीवर रहता है वो इन रेडियो वेव्स को वापस से रिसीव करता है और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आखिर कोई ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर हमसे प्रेजेंट है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब वो किस रेट से आगे बढ़ रहा है। ये जो चीजें है ये हमें रडार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है ये इंफॉर्मेशन। सो वेदर को डिटेक्ट करने के लिए हम डॉपलर इफेक्ट का यूज करते हैं। दूसरा फेनोमेना जो हमें समझना है एस बैंड को समझने के लिए, दैट इज डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट साउंड से रिलेटेड है। साउंड कैसे ट्रेवल करता है? कंप्रेस, एक्सपेंड, इस वे में। सो सिमिलरली रडार के अंतर्गत डॉपलर इफेक्ट का यूज किया जाता है। कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल क्लाउड आगे बढ़ता है, सो जो रेज हमने भेजी वो उसको डिटेक्ट करती है कि किस वे से वो कंप्रेस और एक्सपेंड होके आगे बढ़ रहा है, और उससे हमें डेटा प्रोवाइड किया जाता है कि क्लाउड की क्या इंटेंसिटी है, किस वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रहा है। सो इन दो टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम रडार्स बनाते हैं वेदर फेनोमेनन के एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए। रडार्स के भी कई सारे टाइप होते हैं। सिमिलरली उसमें से एक टाइप है एक्स बैंड रडार। बेसिकली अगर हमें मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी वेदर को डिटेक्ट करने के लिए एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए, सो उस समय हमें एक्स बैंड का यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एस बैंड जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ का यूज करती है। अभी तक हम अपने रडार्स में दूसरी वेवलेंथ यूज करते हैं जिसे कहते हैं रिले वेव्स। रिले वेव्स लॉन्ग वेवलेंथ में काम करती है, लेकिन एक्स बैंड जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ में काम करती है। शॉर्ट वेवलेंथ में काम करने से हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्यूरेट मिल सकती है। हम अब रीजन सामने आता है कि आखिर क्यों हम ये सारी चीजें इंस्टॉल कर रहे हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक अपना मिशन स्टार्ट किया था, मिशन मौसम, जिसके तहत हम 2026 तक पूरे इंडिया में अप्रोक्स 60 रडार्स को इंस्टॉल करेंगे, ताकि हम अपने वेदर फोरकास्टिंग और नाउ कास्टिंग को और भी एक्यूरेट कर सके। एक लोकेशन अभी डिसाइड की गई है, दैट इज वायनाड। क्यों? क्योंकि हमने रिसेंटली देखा वायनाड में हमें लैंडस्लाइड्स और रेनफॉल देखने को मिली जो कि एकदम अनप्रिडिक्टेबल था। अगर मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसे प्रिडिक्ट कर पाती तो हम वहां पर जितने भी लोगों की हानि हुई है, जो डेथ हुई है, जो लॉस हमने देखा है, उसे कम किया जा सकता था। पहली चीज हमने एक्सबैंड के बारे में समझ ली। एक्सबैंड एक तरह का रडार सिस्टम है जो कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जाएगा। इसके अंतर्गत एक्स वेव का यूज किया जाएगा। रडार्स में रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। वो काम करता है रिसीवर और ट्रांसमीटर के फेनोमेनन पे कि एक चीज पहले रेस को ट्रांसमिट करती है और उसका दूसरा कंपोनेंट उसे रिसीव करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसी एडिटोरियल में निसार के बारे में डिस्कशन किया गया है। बेसिकली नासा और इसरो दोनों का एक कंबाइंड मिशन है जो कि
निसार एस्टैब्लिश करने वाले नासा एंड इसरो आर करंटली डेवलपिंग सैटेलाइट कॉल्ड निसार। निसार एक सैटेलाइट है जो कि नासा और का शॉर्ट फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये काम करेगा अर्थ की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोवाइड करने में। जब हमारे पास हाई रेजोल्यूशन इमेजेस आएंगी जिसके तहत हम अपना फोरकास्टिंग सिस्टम और भी बेहतर डेवलप कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट एडिटोरियल। आगे बढ़ते हैं। NGO should be roped in to deal with Bangladeshi infiltration in Santhal Pargana, says NCST report. बेसिकली हमने कई बार डिस्कशन किया है कि जो हमारा झारखंड स्टेट है वो बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। सो बॉर्डर शेयर करने की वजह से समय समय पर हमें बांग्लादेशी झारखंड वाले स्टेट में इनफिल्टर होके एंटर करते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से वहां का डेमोग्राफी चेंज हो गया है। आजादी के समय पर 1951-61 की बात करें तो वहां पर 48% एसटी की पॉपुलेशन रह रही थी, बट अभी जब सर्वे कंडक्ट किया गया तो वो पॉपुलेशन घटकर 21% हो गई है। सो उसके पीछे का मेजर रीजन क्या है? इनफिल्ट्रेशन। इसी रिगार्डिंग अब गवर्नमेंट के साइड से एक स्टेटमेंट आया है कि हमें एनजीओ की मदद लेनी चाहिए, एनजीओ को इन्वॉल्व करना चाहिए अगर हमें बांग्लादेशी इनफिल्ट्रेशन को डील करना है। ये एक रिपोर्ट में पब्लिश किया गया जो कि एनसीएसटी के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की गई। इस एनजीओ की हेल्प के साथ साथ इसने और भी कई सारी इंफॉर्मेशन पब्लिश की। फॉर एग्जांपल इलीगल इमिग्रेशन, लैक ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, पेनिट्रेशन एंड लोकल लैंड डिस्प्यूट। बेसिकली जब इनफिल्ट्रेशन हो जाता है किसी भी जगह पर तो जो रिसोर्सेज, जो भी स्कीम्स हम वहां के लोकल लोगों के लिए लेकर आए हैं, सो कहीं ना कहीं उन लोकल लोगों को उन स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिल पाता, बल्कि जो और भी लोग वहां पर इनफिल्टर होके रहने आए हैं उनको इस चीज का बेनिफिट मिलने लगता है। इन सारी चीजों पर एनसीएसटी की रिपोर्ट ने हाइलाइट्स डाले हैं। एनसीएसटी को समझा जाए तो एनसीएसटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे हमने आर्टिकल 338 ए के तहत 2004 में बनाया है। ये बॉडी स्केड्यूल्ड कास्ट को के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, फॉर एग्जांपल स्केड्यूल्ड कास्ट को प्रिजर्व करना, उनकी सेफ्टी इंश्योर करना, उनका डेवलपमेंट इंश्योर करना, उनके लिए सेफगार्ड्स प्रोवाइड करना, इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए हमने नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब 2004 में बनाया है। ये एक इसकी अगर मेंबरशिप की बात की जाए तो एक चेयरपर्सन रहते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन रहते हैं और 3 अदर पर्सन रहते हैं। इसके अंतर्गत प्रोविजन है कि इन मेंबर्स से एक वुमेन मेंबर होना कंपलसरी है। साथ के साथ इनका टेन्योर देखा जाए तो 3 इयर्स का टेन्योर रहता है। बेसिकली ये 5 मेंबर बॉडी है, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स। 1 member should be women and the tenure is of 3 years। और अगर रीअपॉइंटमेंट की बात की जाए तो आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 terms। बेसिकली 2 टर्म का अपना टेन्योर कंप्लीट करने के बाद ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं रहते। फंक्शंस की बात की जाए तो कोई भी मैटर जो कि एसटी से रिलेटेड है उन सबको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एनसीएसटी रिस्पॉन्सिबल रहती है। टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट, कोई भी अगर एसटी के खिलाफ या एसटी के द्वारा कोई कंप्लेंट की जा रही है उसमें ये इंक्वायरी कर सकती है। गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती है कि आने वाले समय में हमें नेशनल मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिए कौन सी बेहतर पॉलिसीज, कौन से अच्छे प्लान्स लाने चाहिए ताकि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके। साथ के साथ ये प्रेसिडेंट के सामने अपनी रिपोर्ट्स भी पब्लिश करती है, अपनी रिपोर्ट्स को भी प्रेजेंट करती है हर साल। मतलब कि हर साल एक बार एनसीएसटी रिस्पॉन्सिबल रहती है अपनी रिपोर्ट्स को गवर्नमेंट को पब्लिश करने के लिए। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एनसीपीसीआर सजेशंस ऑन मदरसास स्पार्क्स प्रोटेस्ट अक्रॉस केरला। बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक कमीशन है जिसने अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश की। उस रिपोर्ट के दौरान उन्होंने बताया जो कि देश में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, स्पेसिफिकली मेंशन किया मदरसाज है, वहां पर कहीं ना कहीं जिस एम से मदरसाज को बनाया गया है वो एम फुलफिल नहीं हो रहा है। राइट टू एजुकेशन जो कि एक चाइल्ड का राइट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, बच्चों को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जा रही है, बल्कि मदरसाज एक निगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब कि
रिलीजन को लेके एक एक्सट्रीमिज्म वाले फेज में जाने के लिए मदरसास रिस्पॉन्सिबल है। अलग अलग निगेटिव एलिगेशंस लगाए गए एनसीपीसीआर के द्वारा मदरसास को लेकर के। सो रिसेंटली देखा गया कि केरला चूंकि एक मुस्लिम मेजोरिटी रीजन है, तो वहां पर इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है कि आप मदरसास के ऊपर इस तरह के एलिगेशंस कैसे लगा सकते हो। एनसीपीसीआर को समझते हैं हर एक न्यूज को यूपीएससी से कनेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है मेरा। इसलिए हमने इस न्यूज को पढ़ा कि भाई एनसीपीसीआर ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, वो तो हमने पढ़ लिया, बट एनसीपीसीआर को समझना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एनसीपीसीआर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे हमने 2007 में बनाया था। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कि ऐसी बॉडी जिसे किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया। सो एक्ट इज द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। इस एक्ट का यूज करके हमने एनसीपीसीआर 2007 में बनाया। ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। इसका मेन काम रहता है चाइल्ड से रिलेटेड पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म हर चीज को इम्प्लीमेंट करना। साथ के साथ एनसीपीसीआर रिस्पॉन्सिबल रहता है ये चेक करने के लिए कि राइट टू एजुकेशन के तहत हर बच्चे को एजुकेशन मिल रही है या नहीं। साथ के साथ ये भी इंश्योर करता है कि पॉक्सो एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं। पॉक्सो एक एक्ट है जो कि हमने सेक्सुअल एब्यूज, सेक्सुअल हैरेसमेंट को खत्म करने के लिए एक एक्ट बनाया है। सो द नेक्स्ट वन इज लॉ एंड ऑर्डर हैज कोलैप्स्ड इन महाराष्ट्र ऑपोजिशन। बेसिकली हम सब जानते हैं, हमने अभी एक दो दिन से न्यूज में देखा ही होगा कि जो महाराष्ट्र के कांग्रेस लीडर हैं बाबा सिद्दीकी, उनका मर्डर किया गया है। उसी रिगार्डिंग ये न्यूज आई है कि महाराष्ट्र में ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं जिससे कि देखा जा सकता है कि वहां की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो कोलैप्स होती हुई नजर आ रही है। अगर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये न्यूज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट फॉर जनरल अवेयरनेस मैंने बताया कि कांग्रेस के लीडर है बाबा सिद्दीकी, एक अच्छे लीडर माने जाते हैं, उनका मर्डर किया गया है। इनके पीछे रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है जो सिद्धू मूसेवाला जी का जिसने मर्डर किया था, वो एक गैंगस्टर है, गैंगस्टर ग्रुप, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। बेसिकली बोला जा रहा है कि वही इस मर्डर के भी पीछे रिस्पॉन्सिबल है। आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड सर्वे हमारे सामने जब प्रॉपर नाम सामने आएगा तब हम उसे बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान आस्क्ड फॉर मीटिंग एट एससीओ। बेसिकली हम सब जानते हैं 15 और 16 अक्टूबर को एससीओ की मीटिंग ऑर्गेनाइज होने वाली है पाकिस्तान में। इसी रिगार्डिंग हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, वो भी पाकिस्तान विजिट पर है। बट इस दौरान ये सामने बात उभर रही है कि जो फॉरेन मिनिस्टर है वो सिर्फ एज द मेंबर ऑफ एससीओ ही मीटिंग को अटेंड करने जा रहे हैं। उनका इंटेंशन बिल्कुल नहीं है कि हम कोई भी बायलैटरल मीटिंग अटेंड करेंगे पाकिस्तान के साथ या बायलैटरल चीजों को कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। ना ही पाकिस्तान के साइड से ना ही इंडिया के साइड से, दोनों कंट्रीज के साइड से कोई भी इनिशिएटिव नहीं उठाया जा रहा है। लास्ट अगर बायलैटरल टाई की बात की जाए तो 2025 में तब की फॉरेन मिनिस्टर जब पाकिस्तान गई थी हार्ट ऑफ द एशिया की समिट को अटेंड करने, तब दोनों कंट्रीज के बीच में बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट हुई थी। उसके बाद से एक भी बायलैटरल मीटिंग दोनों कंट्रीज के बीच में कंडक्ट नहीं हुई है। बात किया जा रहा है कि जो हमारे एस जयशंकर जी गए हैं वो सिर्फ करंट जो मल्टीलैटरल इश्यूज हैं, जो भी एससीओ के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन चीजों को डिस्कस करके वापस आ जाएंगे। उनका कोई भी इंटेंशन नहीं है बायलैटरल मीटिंग अटेंड करने का। नेक्स्ट वन इज मोदी लॉर्ड्स पीएम गति शक्ति फॉर ड्राइविंग फास्टर डेवलपमेंट। बेसिकली गति शक्ति एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये एक मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। इसके तहत हमारा मेन मकसद ये है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसे कम करने की बात कर रहे हैं। हम उस लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए हम कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करने की बात कर रहे हैं। मतलब कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने में हम जितनी भी मिनिस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं उन सबके बीच में कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग करेंगे ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जा सके।
इस गति शक्ति पोर्टल, गति शक्ति मिशन के अंतर्गत हमने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को सबज्यूम कर दिया गया है, सबज्यूम कर दिया है। 2019 में हमने ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन स्टार्ट की थी, गति शक्ति पोर्टल के अंतर्गत इसे सबज्यूम कर दिया गया है। इसका मेन एम ये है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, साथ के साथ एम्ड एट इंक्रीजिंग कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी एंड रिड्यूसिंग द टर्न अराउंड टाइम एट पोर्ट्स टू बूस्ट ट्रेड। बेसिकली क्या होता है, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करने की बात करते हैं तो यूजुअली ट्रेड सी रूट से कंडक्ट होता है। सो हमारा मेन एम ये है कि गति शक्ति के अंतर्गत हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं ताकि जो पोर्ट्स का कार्गो हैंडलिंग की कैपेसिटी है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कार्गो, ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल्स को पोर्ट्स में रखा जा सके। साथ के साथ जो टाइम पीरियड रहता है किसी भी फाइल को पास करवाने का, कि हमें इस पोर्ट से ये सामान ले जाना है दूसरे पोर्ट में, उस फाइल को पास करवाने में कुछ समय लगता है, उस टाइम को कम करने की बात की जा रही है कि गति शक्ति पोर्टल के अंतर्गत हम ऐसे समय को कम करें ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़े, हमारा ट्रेड कहीं ना कहीं बढ़े। इसके तहत हम कॉरिडोर्स बनाने की बात कर रहे हैं, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और 2 डिफेंस कॉरिडोर्स को कनेक्ट करने की बात की जा रही है। साथ के साथ इसमें हम इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाएंगे, ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हम 11 मिनिस्ट्रीज को, चूंकि मैंने पहले ही बात की कि कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग की बात की जा रही है, सो इस कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करने के लिए हम 16 मिनिस्ट्रीज को आपस में कंबाइन करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, ताकि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का रियल टाइम एक्सेस हमें मिल पाए, रियल टाइम जो डेटा है वो मिल पाए और स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट किया जा सके ताकि ट्रेड को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट वन इज लद्दाख ऑरेरा वैलिडेट स्पेस वेदर ट्रैकिंग साइंटिस्ट से। रिसेंटली लद्दाख में एक एक्टिविटी देखी गई, ऑरोरा बोला जाता है। इसको मैं डिटेल में समझाती हूँ। होता क्या है कि जो हमारी अर्थ है वो उसके आसपास मैग्नेट, जैसे हमने अपनी एक शील्ड बना रखी है, अर्थ ने खुद से अपनी एक शील्ड बना रखी है मैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से। सो फॉर एग्जाम्पल कई बार होता क्या है कि सन से सोलर फ्लेयर्स कह लो या चार्ज्ड पार्टिकल्स कह लो, कई बार वो सन के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके, सन की ग्रेविटी को क्रॉस करके अर्थ की ग्रेविटी में आ जाते हैं। अर्थ की ग्रेविटी में आने के कारण जो अर्थ के पास हमने मैग्नेटिक फील्ड बना रखी है जो अर्थ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वो चार्ज्ड पार्टिकल्स जब अर्थ की ग्रेविटी के साथ कनेक्ट होते हैं तो एक लाइट का एमिशन करते हैं। यूजुअली ये नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसे ऑरोरा बोरियालिस बोला जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिस बोला जाता है। लद्दाख में रिसेंटली ऑरोरास की एक्टिविटी देखने को मिली। क्योंकि लद्दाख हाई एल्टीट्यूड में सिचुएटेड है, इसलिए जो सोलर फ्लेयर्स हैं या सन के चार्ज पार्टिकल्स हैं वो लद्दाख के रीजन को जब क्रॉस हुए तो वहां पे लाइट का एमिशन हुआ और कहीं ना कहीं इस तरह से जो इस पिक्चर में हमें दिख रहा है, समटाइम्स पिंकिश टाइप की स्काई, समटाइम्स ग्रीनिश टाइप की स्काई हमें देखने को मिलती है। सो रिसेंटली इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपना एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सामने रखा कि उन्होंने ऑरोरास का प्रिडिक्शन 72 आवर्स पहले ही बता दिया कि आने वाले 72 घंटों में हमें एक ऑरोरा देखने को मिल सकता है। सो ये एक तरह का अचीवमेंट हुआ इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। साथ के साथ हमने पूरा डिटेल में समझ लिया कि ऑरोरास क्या होते हैं, किस रीजन में कौन से ऑरोरास देखने को मिलते हैं, इसका सबसे बड़ा मतलब कि रीजन क्या है कि हमारे सामने ऑरोरास क्यों आते हैं। साथ के साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज, सन में कोई भी जब सन से कोई भी मास जब बाहर निकलता है, जो ग्रेविटी को पास करके बाहर निकलता है, सो उसमें एक साइकिल, एक टाइम पीरियड रहता है प्रॉपर, जिसे जो टाइम पीरियड है 11 ईयर्स का। 11 साल में सन से कोई चीज निकलती है और फिर उसको फिल करने में समय लगता है। सो ऐसा माना जा रहा है कि 2024 का जो टाइम पीरियड है वो पीक टाइम है। इस टाइम हमें मैक्सिमम ऑरोरास देखने को मिल सकते हैं। सो ऑरोरास के बारे में अगर बात की जाए तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक PYQ आ चुका है, आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसे डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट वन इज चाइना, इंडिया एंड न्यू दिल्ली क्वाड डिलेमा।
रिसेंटली देखा गया कि हमने क्वाड की समिट को अटेंड किया था। बेसिकली क्वाड के क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 डेमोक्रेसीज का ग्रुप है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ये 4 मेजर डेमोक्रेसीज आपस में एक ग्रुप बनाई है जिसे बोला जाता है क्वाड। इनका मेन एम है ओपन, सिक्योर और फ्री फॉर ऑल इंडो पैसिफिक रीजन को इंश्योर करना। इन्होंने अपने किसी भी स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि जो क्वाड है वो चाइना के खिलाफ बनाया गया है या चाइना को काउंटर करने के लिए हमने क्वाड ग्रुपिंग बनाया है। बट अपनी इनिशिएटिव्स उनके वर्किंग से क्लियरली ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं ये चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को कम करने के लिए क्वाड ग्रुपिंग को फॉर्म किया गया है। सो अगर देखा जाए तो अभी की जो मीटिंग हुई उस दौरान हमने जो भी स्टेप्स उठाने की बात की उसके तहत इंडिया को अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी देखने की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हमने इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली तो नहीं कहा ना कि हमने क्वाड जो ग्रुप बनाया है वो चाइना के खिलाफ बनाया है, बट इम्प्लिसिटली चीजें ये बहुत क्लियर वे में नजर आ रही हैं कि क्वाड को बनाया ही चाइना के खिलाफ गया है। सो होता क्या है ना कि अगर आप ये एक्शन जो है ये किसी तरीके से ये प्रोवोक टाइप का दिखेगा कि इंडिया चाहता है कि जो ये क्वाड के एक्शन से ये चाइना को प्रोवोक कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ, चूंकि हम चाइना के डायरेक्ट नेबर्स हैं। सो अगर कोई भी एक्शन चाइना उठाता है तो वो हमारे लिए निगेटिव इम्पैक्ट के तहत सामने आ सकते हैं। सो एक बार फिर से इंडिया को अपनी पॉलिसीज को, अपने एक्शंस को फिर से ध्यान में अच्छे से रखते हुए क्वाड से रिलेटेड एक्शंस उठाने चाहिए। इसमें क्लियर बताया गया द स्टेट ऑफ इंडिया चाइना टाइज, मतलब कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस ऑलरेडी इतने अच्छे नहीं है। कहीं ना कहीं लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन सारे रीजन्स में हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स कंटिन्यू चल ही रहे हैं। और अगर हम क्वाड की इस तरह की पॉलिसी से प्रोवोक करेंगे तो चाइना हमारे खिलाफ भी कोई एक्शन लेने में देर नहीं लगेगा। हमें चाइना को इतना इजी पीजी नहीं कंसीडर करना चाहिए, वो हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन उठा सकता है। नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बस एज अ जनरल डिस्कशन मैंने इस एडिटोरियल को डिस्कस किया। नेक्स्ट वन इज अ क्रिटिकल मैसेज फॉर द अर्बन एलीट। इस एडिटोरियल में अर्बन एलिट्स के लिए मैसेज भेजा गया है। होता क्या है कि अभी रिसेंटली देखा गया कि हम समर का सीजन गया, बट समर के टाइम पे जो हीट वेव्स थी उससे बहुत ही ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। बहुत सारे लोगों ने हीट वेव्स के चक्कर में उनकी जानें चली गई हैं। सो उसी के रिगार्डिंग ये एडिटोरियल आया है कि हम जो अगर 10 साल का टाइम पीरियड देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें अर्बन हीट आइलैंड देखने को मिल रहे हैं। अर्बन हीट आइलैंड मतलब कि अगर उस टाइम के पीरियड में रूरल टेम्परेचर को देखा जाए तो रूरल एरिया का टेम्परेचर कम है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया का टेम्परेचर। अर्बन एरिया का टेम्परेचर बढ़ने के पीछे रीजन क्या है? कंक्रीट के रोड्स, एस्फाल्ट का यूज, साथ के साथ टेक्नोलॉजी, साथ के साथ ग्लासेस का यूज। मतलब कि जो भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखते हैं, अर्बन सिटीज है, बिल्डिंग्स है, उसमें कहीं ना कहीं ग्लास का यूज बहुत ज्यादा होता है। सो इसके तहत कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो जाती है जो कि रिस्पॉन्सिबल बनती है आगे चल के टेम्परेचर को राइज करने में। सो अगर हीट वेव्स या कोई भी जो इस तरह की चीजें कंडक्ट होती है, इससे सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट अगर किसी पर पड़ता है तो वो है मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, पुअर सेक्शन, जो ऑलरेडी जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है उन पर ही इन चीजों का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो जो स्ट्रीट वेंडर्स है, चाहे कितनी भी धूप हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितनी ही हीट वेव्स क्यों न चले, पर वो अपनी अपनी अर्निंग के लिए, पैसे कमाने के लिए तो बाहर खड़ा ही रहेगा धूप में, हीट वेव में। ऑटो रिक्शा वाले हो गए, डिलीवरी बॉयज हो गए, इस तरह से जो पुअर सेक्शन के लोग हैं वो हीट वेव्स के कांटेक्ट में ज्यादा आते हैं। और जो प्रिविलेज्ड लोग हैं वो ऑलरेडी एक तो अपनी बिल्डिंग्स के अंदर बैठे हैं, साथ के साथ एसीज का यूज कर रहे हैं, मतलब कि अपनी और फैसिलिटीज को इनहेंस कर रहे हैं। और अगर और इन डेप्थ में एक स्टेप आगे बढ़कर देखें तो वो आजकल का जो कल्चर हो गया है वो ऐप कल्चर हो गया है। सपोज मुझे किसी ग्रोसरी की कोई ग्रोसरी चाहिए,
कुछ किराने का सामान चाहिए, कुछ खाने के लिए चाहिए, मैं सीधा अपना फोन खोलूंगी, ऑर्डर करूंगी, तुरंत मेरे पास सामान डिलीवर हो जाएगा, मुझे बाहर जाने की जरूरत तक नहीं पड़ी। मतलब कि मैं एक प्रिविलेज्ड क्लास को बिलोंग कर की, मैंने बाहर के एनवायरनमेंट को देखा ही नहीं कि क्या हीट वेव है, क्या लोग सफर कर रहे हैं। मैं एक तरह से कट आउट हो गई, एक तरह का गैप हो गया। जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं और जो प्रिविलेज्ड क्लास के लोग हैं, प्रिविलेज क्लास के लोग अपनी लग्जरी को बढ़ाने के लिए, अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाने के लिए कंटिन्यूअसली टेक्नोलॉजी का और भी ज्यादा यूज करते जा रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के यूज के कारण और भी ज्यादा हीट जनरेट हो रही है, और वो जो लोग ऑलरेडी सफर कर रहे हैं वो और भी ज्यादा उसके ट्रैप में फंसते ही चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक विशियस साइकिल बनती जा रही है, एक गोल साइकिल, कि हमारे भी कंटिन्यूअसली हम उसका पार्ट बनते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली हीट को बढ़ाते जा रहे हैं, और वो लोग भी उसमें ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। तो जरूरत है कि जो अर्बन एरियाज में एलीट क्लास के लोग हैं, जो प्रिविलेज क्लास के लोग हैं, वो इस चीज को ऑब्जर्व करें कि हमारे इस कल्चर से, हमारे इस टेक्नोलॉजी के यूज से, या हमारे इस एक डिस्कनेक्टेड रहने की वजह से मार्जिनलाइज लोगों पर कितना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस चीज को कम करने की बात करें। अदरवाइज तो ये एक विशियस साइकिल के रूप में बढ़ता ही चला जाएगा और वो लोग सफर करते ही चले जाएंगे। सो इसलिए जरूरत है कि जो अर्बन के एलिट्स हैं उनको एक मैसेज कन्वे किया जाए, उनके जो इस तरह से रैम्पेंट यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का और एक तरह का गैप क्रिएट कर रखा है, उसको कम करके हर एक लोगों को एक तरह के इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जा सके। द नेक्स्ट वन इज स्कटलिंग पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन। बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में लाया गया। इसके तहत हम किसी भी पब्लिक ऑफिस, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से कोई भी इंफॉर्मेशन, पब्लिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। इस एडिटोरियल में राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया गया कि रिसेंटली देखा जा रहा है कि राइट टू जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनका प्रॉपर कह सकते हैं कि उनको प्रॉपर उनकी सीट्स को फुलफिल ही नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कमिश्नर्स की पोस्ट, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की पोस्ट वैकेंट है। अगर वैकेंसी है तो हम अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम अगर किसी इंफॉर्मेशन की डिमांड कर रहे हैं, सो हमें वो इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल पा रही है। सो कहीं ना कहीं जो अल्टीमेट एम है राइट टू इंफॉर्मेशन का, वो कम होता हुआ नजर आ रहा है कि हर एक नागरिक का जागरूक होना जरूरी है। जागरूक होने के लिए उसे इंफॉर्मेशन की आवश्यकता रहती है, लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो जागरूक नहीं हो पाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं जो एक एम है राइट टू इंफॉर्मेशन का, वो हमें डिग्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी इस एक अपने जजमेंट में बात कही थी कि अगर हम कमिश्नर्स की पोस्टिंग नहीं करेंगे, अगर ये सीट्स वैकेंट रहेंगी, तो राइट टू इंफॉर्मेशन सिर्फ एक डेड लेटर बनकर रह जाएगा। इसलिए जरूरत है कि हम इनकी पोस्टिंग प्रॉपर वे में कंडक्ट करवाएं। पहला जो चैलेंज है वो है वैकेंसी। दूसरा चैलेंज राइट टू इंफॉर्मेशन को देखा जाए तो ये है कि अगर आप किसी की पोस्टिंग कर भी रहे हो तो कहीं ना कहीं वो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या फिर किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इंक्लूडेड लोग हैं। सो क्या होगा कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत लोगों को करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड हो पाएगी, क्योंकि लोग ऑलरेडी कनेक्टेड होंगे किसी पॉलिटिकल एजेंडा से या गवर्नमेंट की ऑफिस से। सो कहीं ना कहीं एम डिग्रेड होता हुआ नजर आएगा। दूसरा चैलेंज। तीसरा चैलेंज ये है कि हमने 2019 में राइट टू इंफॉर्मेशन के एक्ट में कुछ चेंजेस लाए थे। उस चेंजेस के तहत कमिश्नर्स की, जो भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स रहते हैं, उनके टेन्योर हो गए, उनकी सैलरी हो गई, अलाउंसेस हो गई, ये सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाएंगी। सो कहीं ना कहीं जो एक ये गैप रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वर्क को कमिश्नर्स लोगों के सामने लाकर रखेंगे। सो अगर ये कमिश्नर्स इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट होंगे, तो हमें सही इंफॉर्मेशन मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए जरूरत है कि राइट टू इंफॉर्मेशन का जो एम था उसको सही तरीके से अचीव करने के लिए हम उसके प्रोविजंस को फिर से डिटेल में समझें और जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं उन्हें कम करने की कोशिश करें। सॉरी। नेक्स्ट न्यूज इज
who gets the preferred symbol when there are two factions. बेसिकली होता क्या है, इस एडिटोरियल में इलेक्शन सिंबल के बारे में डिस्कस किया गया है। कोई भी रजिस्टर्ड पार्टी, फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल लिया गया है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का। ये एक पार्टी है जिसका एक सिंबल था। सपोज इस पार्टी में फैक्शन हो जाता है, मतलब कि ये पार्टी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है, तो उस समय पर किस पार्टी को कौन सा सिंबल दिया जाएगा, इससे रिलेटेड ये एडिटोरियल डिस्कस किया गया है। बेसिकली कुछ सिंबल्स को रिजर्व बनाया जाता है जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर जो पार्टीज रहती है, रजिस्टर्ड पार्टीज रहती है, उनको सिंबल्स अलॉट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी पार्टी में फैक्शन हो गया, फैक्शन होने के बाद आने वाले समय में उस पार्टी ने अपना इलेक्शन में पार्ट लिया, इलेक्शन लड़ा। सो सबसे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर इलेक्शन सिंबल का ये है कि इंडिया की जो मेजर पॉपुलेशन है वो इलिटरेट है। कहीं ना कहीं इंडिया में इलिटरेसी अभी भी प्रिवेल कर रही है। सो लोग सिंबल की हेल्प से ही पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज भी लोगों को अपनी तरफ लुभाने के लिए सिंबल्स का ही ज्यादा यूज करती है कि आप इस निशान पर बटन दबाएं और हमें जिताएं। इस तरह के कैंपेन्स चलते हैं। सो अगर फैक्शन हुआ, लोगों के बीच में कंफ्यूजन आएगा कि कौन सी पार्टी का सिंबल कौन सा है। उसी रिगार्डिंग ये एडिटोरियल आया है कि हमें इस चीज को किस तरह से डिसाइड किया जाता है। सो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन प्रोवाइड की थी कि जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है वो इस चीज को डिसाइड करता है कि आफ्टर फैक्शनिंग तीन चीजों को देखा जाता है। पहला, देयर आर द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पार्टी, कि पार्टी का जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है वो कौन से फैक्शन के साथ अलाइ करता है, उसे दिया जाता है सिंबल। द सेकेंड वन, इट्स अफेयर एज पर द पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट इनर पार्टी डेमोक्रेसी, मतलब कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी किस फैक्शन के अंतर्गत ज्यादा देखने को मिलती है। एंड द थर्ड वन इज मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन विंग्स। इन तीनों एस्पेक्ट्स को ऑब्जर्व करके जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो डिसाइड करती है कि पार्टी का सिंबल आफ्टर फैक्शन कौन सी फैक्शन के पास जाएगा और कौन से फैक्शन को नया सिंबल चूज करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नेक्स्ट वन इज, आर द यूएस साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स ओवर चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जस्टिफाइड। बेसिकली इस एडिटोरियल में चाइना के द्वारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं उन पर डिस्कशन किया गया है। ऐसा माना गया है, एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, जिन्होंने बताया है कि पूरे ग्लोब में अप्रॉक्स 60% चाइनीज ईवीज का यूज किया जा रहा है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं जो चाइना के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो यूज किए जा रहे हैं। सो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंतर्गत इस तरह की टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है, उनको इतना एडवांस किया जा रहा है कि वो सेल्फ पार्क, सेल्फ स्टार्ट या कुछ ऑटोमेटेड फंक्शन करने में रिस्पॉन्सिबल हो सके। सो अगर हम इस तरह का इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए हमें उसे डेटा प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है। डेटा के लिए क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन उसके लिए नेसेसरी है, उसके साथ साथ कई बार टेक्नोलॉजी हमारे द्वारा यूज किए गए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव डेटाज है, वो भी कलेक्ट कर लेती है। सो इसलिए जो यूएस है उसने साइबर सिक्योरिटी के कंसर्न को लेते हुए चाइनीज की ईवीज को एलेज किया है कि चूंकि चाइना के द्वारा जो ईवी बनाई जाती है उनके अंतर्गत एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सेंसिटिव डेटा को कलेक्ट करती हैं। जो भी आपस में लोग बात कर रहे हैं, कई बार क्या होता है ये टेक्नोलॉजीज हमारे होम के अप्लायंसेस से भी कनेक्टेड रहती है। सो इस तरह की चीजें इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड होने की वजह से साइबर सिक्योरिटी कई बार क्वेश्चन के एम्बिट में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली क्या किया गया था, जब रशिया यूक्रेन का इशू चल रहा था तभी ईवी का यूज करके, ईवीज क्या होती है, ईवीज को चार्ज करने के लिए हमें ग्रिड सिस्टम की जरूरत पड़ती है। सो चार्जिंग स्लॉट्स को तक हैक कर लिया गया था रशिया के द्वारा। चाइना और रशिया कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में बहुत आगे है। सो हमें
इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ साथ हमें अपनी प्रिवेसी, अपनी नेशनल डेटा को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, ये भी सोचने वाली बात सामने आती है ईवीज के यूज के साथ साथ। नेक्स्ट आर्टिकल, यूएस टू सेंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंड ट्रूप्स टू इजराइल। बेसिकली जो यूनाइटेड स्टेट है वो अपने टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जैसे थार भी बोला जाता है, ये इजराइल को भेजेंगे। वी ऑल नो इजराइल और ईरान के बीच में इस समय कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, वॉर लाइक सिचुएशंस बन रही हैं, इस दौरान यूएसए इजराइल की मदद कर रहा है। Next one is Russia says its forces captured another East Ukrainian village. Basically पॉक्रोवस्क एक माइनिंग टाउन है जो कि यूक्रेन को बिलोंग करता है। रिसेंटली रशिया ने क्लेम किया कि हमने पॉक्रोवस्क वाले रीजन को भी कैप्चर कर लिया है। ये है पीवाईक्यू जो कि रिलेटेड है लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, मतलब कि जो मैंने एग्जांपल समझाया था कि शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ का यूज करना पड़ता है रडार सिस्टम में, उससे रिलेटेड ये पीवाईक्यू, आप इसे अटेम्प्ट करिए। आने वाली नेक्स्ट क्लास में मैं इन दोनों पीवाईक्यूज को डिस्कस करूंगी। अब रिवीजन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वन इज लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 रिलीज की गई। ये बेसिकली हमें ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी और हमारे प्लैनेट के हेल्थ के बारे में बताती है। देखा जाए तो हमें अप्रोक्सीमेटली 73% ऑफ पॉपुलेशन, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन कम होती हुई नजर आई है एज कंपेयर टू 1970s। The World Wide Fund uses the Living Planet Index. Living Planet Index का यूज करके हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड और प्लैनेट की हेल्थ से रिलेटेड। बेसिकली देखा गया कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ है 85% का, उसके बाद टेरेस्ट्रियल 69% का, उसके बाद मरीन इकोसिस्टम में 56% का। बेसिकली इस अगर हम इसे एक इंडेक्स बनाए कि किस इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, दैट इज फ्रेश वाटर, उसके बाद टेरेस्ट्रियल, थर्ड वन इज मैरीन इकोसिस्टम। सबसे ज्यादा अगर एरिया वाइज देखा जाए तो लैटिन अमेरिका वाले रीजन में डिक्लाइन देखने को मिला है। मेजर रीजन क्या है, वाइल्ड लाइफ लॉस क्यों हो रहे हैं, जो ये बायोडाइवर्सिटी में डिक्लाइन है उसके पीछे का रीजन है हैबिटेट लॉस, मतलब कि जहां पे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज रह रही थी उनका हैबिटेट लॉस हो गया है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, इन्वेजिव स्पीसीज, इन सब के तहत ओवरऑल हमें बायोडाइवर्सिटी में लॉस देखने को ही मिला है। सेकेंड वन इज लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। बेसिकली जापान और इंडिया की जो एजेंसीज हैं जाक्सा और इसरो, ये दोनों मिलकर एक लूनर मिशन को लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। 2025 तक इन दोनों कंपनीज का एक मिशन लॉन्च होगा जो कि मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए, साउथ पोल में कौन सी चीजें प्रेजेंट है, वाटर की प्रेजेंस, अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए दोनों कंट्रीज की एजेंसीज ने कोलैब किया है। नेक्स्ट वन इज रिजर्व बैंक क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डेटा रिपोजिटरी बनाई है जिसका नाम है आरबी क्रिस। आरबी क्रिस जो है वो क्लाइमेट रिलेटेड, जो क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन के बीच में गैप आ रहा था, मतलब कि हमें अलग अलग रिसोर्सेज से अलग अलग फ्रेगमेंटेड इंफॉर्मेशन मिल रही थी, वो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक जगह रिपोजिटरी के रूप में रखने के लिए आरबीआई के द्वारा आरबी क्रिस का फॉर्म किया गया है। नेक्स्ट वन इज हमसफर पॉलिसी। जैसे कि आज हमने पढ़ा गति शक्ति पोर्टल, उसी के तहत एक हमसफर पॉलिसी लाई गई है जिसमें नेशनल हाईवेज के आसपास हर तरह की फैसिलिटीज, एमिनिटीज को और भी वर्ल्ड क्लास डेवलप करने की बात की जा रही है। टू इम्प्रूव द कन्वीनियंस, सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ हाईवे ट्रेवलर्स बाय प्रोवाइडिंग अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज एट की लोकेशंस अलोंग द रोड नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, रहने की, हॉस्पिटैलिटी की जगह, फ्यूल रिफ्यूल करवाने के लिए व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने की फैसिलिटी, चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल करवाना, मतलब कि रोड साइड फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए हमने हमसफर पॉलिसी को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट वन इज ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे। बेसिकली नाबार्ड के द्वारा ये एक सर्वे रिलीज किया जा रहा है, 2016-17 से रिलीज किया जा रहा है, ये सेकेंड टाइम है। ये हमें रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में रिपोर्ट बताता है।
एवरेज मंथली इनकम ऑफ हाउस होल्ड इंक्रीज बाय 57.6%। बेसिकली जो रूरल हाउस होल्ड्स की इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ के साथ सबसे मेजर जो रीजन है उसके पीछे किसान क्रेडिट कार्ड, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और विमेन का एम्पावरमेंट में, विमेन का पार्टिसिपेशन वर्क फोर्स में होने के कारण, इन सारी चीजों के कारण रूरल इंक्लूजन, रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन हमें बढ़ता हुआ नजर आया। ये जो रिपोर्ट है ये नाबार्ड के द्वारा रिलीज की जाती है। नाबार्ड 1982 में बनाया गया था बी शिवारामन कमेटी के रिकमेंडेशंस के द्वारा। ये था आज के लिए। और अगर पीवाईक्यूज का डिस्कशन किया जाए तो पिछला पीवाईक्यू एक मैंने सिटीजनशिप के लिए दिया था, उसका आंसर है 1, दैट इज देयर इज ओनली 1 सिटीजनशिप एंड 1 डोमिसाइल। मतलब कि इंडिया में डबल सिटीजनशिप का प्रोविजन नहीं है। अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ली तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप ऑलरेडी टर्मिनेट कर दी जाएगी। नेक्स्ट वन इज लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा था मैंने। द आंसर इज 1, दैट इज पर्सन विथ एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन ₹1 लाख। इसको एन साथ के साथ ट्रांसजेंडर विथ एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख, ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आप इसका एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे। थैंक यू सो मच। होप यू ऑल लाइक द सेशन। और इस तरह के इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट IAS। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। हाँ, इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम पेज से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।